Hello everyone. Good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी कैसे हैं? लास्ट क्लास के बाद आप सभी के होश ठीक ठाक है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में मैंने उसको दोबारा शेयर किया था, वो एक जो टॉपिक था फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग, शायद आपको वो मिल गया होगा टेलीग्राम चैनल पे। और उसमें मैंने ट्राई किया कि अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी बैकग्राउंड नॉइज थी, तो मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं हो पाया। राइट। तो आज एग्रीकल्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीकल्चर डिस्कस करने के सबसे पहले विल फाइंड आउट कि ट्रेंड क्या है एग्रीकल्चर का, सीएपीएफ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आ रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं एक साथ। ओके, राइट। सो दिस इज द पास्ट ईयर, ये ट्रेंड है। आपको पता है 2019 में लास्ट टाइम ऐसे टॉपिक आपसे पूछा गया था एग्रीकल्चर पे, और टॉपिक की थीम थी सस्टेनेबल फार्मिंग। और दिस टाइम 2022 में मतलब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सस्टेनेबल फार्मिंग या फिर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दोबारा से पूछा जा सकता है, क्योंकि एक पैराडाइम है दिस क्लाइमेट चेंज का। काफी आपके क्वेश्चन इसी टॉपिक से रह सकते हैं कि सस्टेनेबल फार्मिंग या फिर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, दोबारा रिफ्रेज करके सेम टॉपिक को रिफ्रेज करके पूछा जा सकता है। और दो फिफ्थ टॉपिक देखेंगे जब आप, फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, स्ट्रेटेजी चेंज नीडेड। तो आपको बता दिया, प्रॉब्लम भी आपको पहले ही क्लियर दिखा दिया कि फार्म वेवर इज अ प्रॉब्लम, इट इज मायोपिक एंड दिस पॉपुलिस्टिक और स्ट्रेटेजी चेंज। तो एक इसको आप देखेंगे अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि आप इसका सॉल्यूशन क्या बता सकते हैं, मतलब स्ट्रेटेजी चेंज नीडेड, इसमें डायरेक्टली आपसे पूछ लिया। उसके बाद एट्थ जो टॉपिक है, फार्मर सुसाइड इन इंडिया इज साइन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, एक ही क्वेश्चन पूछा था। और नाइन्थ क्वेश्चन जो फाइनली, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर को आप कभी भी यू कैन नॉट सी इन आइसोलेशन, मतलब सभी एक चीजों का एक एग्रीगेट करके ही या तो उसकी प्रॉब्लम होगी या फिर सॉल्यूशन होगी। तो सभी एक चीजें आपको एक एग्रीगेशन में ही देखनी पड़ेगी, इसका कोई एक सेपरेट सॉल्यूशन नहीं है कि आप इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगर सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को आप डील करना चाहे एग्रीकल्चर पे, उसके लिए आप एक अलग स्ट्रेटेजी होगी, वो ऐसी नहीं है। या फिर क्रॉपिंग पैटर्न को लेके एक अलग स्ट्रेटेजी होगी, या फिर सस्टेनेबल फार्मिंग को लेके एक अलग स्ट्रेटेजी होगी, फार्म वेवर या फिर इनएफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर को लेके एक अलग स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। MSP is interlinked with cropping pattern, right? Or climate change is dependent on agriculture, and again climate change is dependent upon the cropping pattern of India. और फार्म वेवर जो आपका जैसे फार्म वेवर वाला जो क्वेश्चन आया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारी जो क्लास होगी इसी से हम शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं, क्यों ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में पूछा था। उस टाइम आपको पता है कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में। सबसे पहले एमपी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसके बाद कर्नाटका वाली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो सभी एक दूसरे को देखते हुए अनाउंस कर रहे थे फार्म वेवर। आरबीआई की भी इस पे कमेंट्री आई थी, अगर हम अननेसेसरी फार्म वेवर्स जैसे जो अनाउंस करते रहेंगे तो इट हैज सम इम्पैक्ट ऑन अवर इकोनॉमी ऑल्सो, और जो फिजिकल डेफिसिट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कर्नाटका जैसी स्टेट का देखिए, अगर इसका एग्रीगेट हम देखें तो 42,165 करोड़, इतना उन्होंने फार्म वेवर का डिमांड किया। उत्तर प्रदेश का देखें, ये सब देखें। अब देखते हैं, फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड। उससे रिलेटेड मैंने कीवर्ड से रिलेटेड मैंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि आप इसमें रेलिवेंट क्या लिख सकते थे। सबसे पहले आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी है, सबसे पहले रेलिवेंट क्या लिख सकते थे, उसके बाद आपको सोचना है कि मैं इस टॉपिक को कैसे बना पाऊंगा। आप एग्जाम में ये सब नहीं कर सकते, ये आपकी जो प्रैक्टिस है बिफोर एग्जामिनेशन, आपको इस पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। आप सोचेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आई विल ट्राई टू डू दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसके बाद मैं लिखना चाहूंगा या चाहूंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सब आपको जब आप जैसे टेस्ट लिखेंगे या फिर अपने लेजर टाइम में या फिर जब प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आपको करना पड़ेगा, तो इससे आपकी जो थिंकिंग है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में आप सोचेंगे। कुछ पॉइंट पहले से ही आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएंगे, तो वहां आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। तो ये सब पॉइंट, ये जो एग्रीकल्चर को लेके आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए वो पहले ही आपको क्लियर होनी चाहिए। नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, इंडियन इकोनॉमी से ले लीजिए या फिर इंटरनल सिक्योरिटी से ले लीजिए, और सोसाइटी तो हम आने वाले अभी डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये मानना है एग्रीकल्चर को लेके बेसिक जो इश्यूज हैं वो प्रिपेयर कीजिए। चैलेंजेस क्या है एग्रीकल्चर में, सबसे पहले चैलेंजेस, उसके बाद उसका वे फॉरवर्ड, फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर और उसके सॉल्यूशन। यहीं से घुमा घुमा के यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे बाहर कोई ऐसा फिलोसफिकल टॉपिक नहीं पूछा है, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस ऑलरेडी, सुसाइड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है, और अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अगेन अ प्रॉब्लम। तो यूपीएससी आपसे सॉल्यूशन मांग रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे सॉल्यूशन मांग रहा है। फार्म वेवर वाला जो क्वेश्चन पूछ लिया उसका भी सॉल्यूशन आपसे मांग रहा है। तो ये सॉल्यूशन आपके पहले से ही तैयार होने चाहिए। ये सब आप कन्वेंशनल बुक्स में नहीं पा सकते। सबसे बेटर जो टॉपिक होगा इसको या फिर सोर्स होगा प्रिपरेशन का, वो है आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़पेपर कोई भी हुआ। और सबसे बढ़िया जो लिखते हैं वो ऑथर हैं अशोक गुलाटी, बहुत अच्छा लिखते हैं वो एग्रीकल्चर पे। अगर उनके भी आर्टिकल, आप 10 आर्टिकल आपने प्रिपेयर कर लिए तो ये सोच लीजिए आपका एग्रीकल्चर प्रिपेयर हो गया, आपको कोई डॉक्यूमेंट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, डबलिंग फार्मर्स इनकम, पॉसिबल है दिस टाइम अगर ये डबलिंग फार्मर्स इनकम पूछ ले 2022 में, क्योंकि 2022 जो है डेडलाइन है डबलिंग फार्मिंग इनकम की। तो ये पढ़िए आप। उसके बाद जैसे फार्मर प्रोटेस्ट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग फॉर एंड अगेंस्ट में फार्मर्स प्रोटेस्ट वाला, और आत्मनिर्भर मिशन फॉर ऑयल पाम, राइट। क्योंकि ऑयल पाम जो हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल मोस्टली हमारी 40% ऑफ द ऑयल इज इंपोर्टेड फ्रॉम द यूक्रेन। अभी आपने न्यूज भी देखी होगी। तो इंपोर्ट जो है हमारा उससे अफेक्टेड हुआ है ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब ये है जैसे हम मिलेट्स, किसी को पता है इंटरनेशनल मिलेट्स जो ईयर डिक्लेयर किया है वो कौन सा ईयर है? 2023। 23। तो ये भी एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है कि सस्टेनेबल फार्मिंग से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग या फिर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से। क्योंकि हम अभी क्या है, एक ही क्रॉप को सबसे ज्यादा उगा रहे हैं, या फिर वो व्हीट होगी या फिर राइस होगी, तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी उसमें नहीं है। वी हैव फाइंड आउट के लॉट ऑफ माल न्यूट्रिशन केसेस बहुत ज्यादा हैं इंडिया में, ठीक है। पोषण सप्ताह। पोषण, यस, ये गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है। तो मिलेट्स उगाने से सबसे ज्यादा फायदा हमें क्या हो सकता है? कोर्स ग्रेन बोलते हैं। एक तो दीज आर वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स, दूसरा इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इनके अंदर बहुत ज्यादा है। अगर हम मिलेट्स को पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंक्लूड कर दे आने वाले टाइम में, और दूसरे एरियाज में, जैसे एक टॉपिक पूछा था क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। अभी क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया इज हाईली स्क्विड टूवर्ड्स दिस वाटर गजलिंग क्रॉप्स, लाइक आप राइस का ले लीजिए और शुगर केन। ये जो क्रॉप्स हैं ये वहां पे उगानी चाहिए जहां पे अशोर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, जहां पे आपको बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ता ग्राउंड वाटर पे। बट हमने देखा है शुगर केन, राइस मोस्टली कहाँ, नॉर्दर्न स्टेट्स में भी उगाए जा रहे हैं। वहां पे देखिए तो पंजाब, मेनली पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, सबसे ज्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर यहाँ पे हो रहा है। तो इससे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी हैं, राइट। तो अगर हम कैसे भी करके यहाँ के फार्मर्स को, यहाँ पे स्टेट पॉलिसी तो है, स्टेट्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट उनको रेमुनरेशन दे रही है, उनको सब्सिडी दे रही है अगर वो मिलेट्स उगाएंगे तो। मिलेट्स उगाने से सबसे पहले आपको पता है इनके प्राइस बेटर है मार्केट में, और इंटरनेशनल प्राइस भी आपको इसका अच्छा मिल जाता है। दूसरा जो एनवायरमेंटल इफेक्ट हो रहा है, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर या फिर मैक्सिमम मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो भी हम कुछ हद तक इस पे काबू पा सकते हैं। तो मिलेट्स इतना ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है अगर हम मिलेट्स की क्रॉप को उगाएं। तो क्या क्या मिलेट्स कर सकता है? एक तो माल न्यूट्रिशन जैसे इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं, दूसरा क्लाइमेट चेंज, क्योंकि मिलेट्स को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, और क्लाइमेट चेंज होने से आपको पता है देयर विल बी अ डिले इन मॉनसून, एरेटिक मॉनसून पैटर्न होगा, रेनफॉल का कब पता नहीं कब आएगी। बट मिलेट्स के लिए जो इरिगेशन आपको चाहिए, जितना क्वांटिटी आपको चाहिए, वो पानी सभी जगह अवेलेबल है। उसके बाद पंजाब बियॉन्ड पैडी एंड व्हीट, डिस्कवरिंग द न्यू फ्रंटियर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। एक नया पैराडाइम है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम पुश कर रहे हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम स्पॉन्सर कर रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं,
देर आर एविडेंसेस जिसमें 25% ऑफ द प्रोडक्शन, अगर हम कंपेयर करें विद डिफरेंट जो हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जिसमें न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंपेयर करें, 25% प्रोडक्शन में कमी आती है। तो इससे क्या है, हमारी फूड सिक्योरिटी पे एक तो इफेक्ट पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, कहने को पड़ेगा। ऑल्दो वी हैव सरप्लस फूड प्रोडक्शन इन अवर कंट्री, जो एफसीआई के गोडाउन है उसमें इतना ज्यादा अनाज है, बफर स्टॉक की रिक्वायरमेंट से भी बहुत ज्यादा, उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट आती है स्टोरेज रखने की भी, वो बहुत ज्यादा है। अगर हम उसको जो स्टोर करते हैं उस बफर स्टॉक्स को, एक्सेस बफर स्टॉक्स को, उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम फ्री में भी लोगों को दे देना तो उससे भी हमारा फायदा होगा, रादर देन स्टोरिंग इन द एफसीआई गोडाउन्स। तो उसकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, तो हम उसको ईयर ऑन ईयर स्टोर करते जा रहे हैं। और उसके बाद देखें तो पुश फॉर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये आपको सिर्फ न्यूज़पेपर से मिलेंगे, राइट। क्या होता है जीरो बजट दिस नेचुरल फार्मिंग, बजट में इसको कितना ज्यादा प्रावधान दिया जा रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी ऐसी स्टेट थी जो सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट्स बोली गई, वो थी सिक्किम, राइट। उसके बाद देखिए ऑन क्लाइमेट आवर हुबियस, ये छोड़िए, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल है। ए न्यू पैराडाइम फॉर वाटर, ए न्यू पैराडाइम फॉर वाटर। आपको पता होगा न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच टू द वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट से आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, रिपोर्ट पे आया था, दस वाटर स्कार्सिटी एंड एसेसिबिलिटी टू वाटर रिसोर्सेज, एक ऐसे आया था इस तरह से करके। तो अगर हम देखें तो इंडिया इज गोइंग टू बी अ वाटर स्ट्रेस कंट्रीज। काफी जो रिपोर्ट्स है उन्होंने फाइंड आउट भी किया है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसने फाइंड आउट किया है कि इंडिया इन सून, अगर हम वाटर मैनेजमेंट या वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक्स को अच्छे से एम्प्लॉय नहीं किया, तो इंडिया इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, राइट। तो ये मिहिर शाह, आपको पता होगा मिहिर शाह कौन से मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। 2019 में इनको ये दिया गया था, ये वाला पोर्टफोलियो, और इन्होंने काफी अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया कि कैसे हम स्काडा का यूज कर सके, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। जैसे आप दिल्ली में भी देखते होंगे कि किस एरिया में कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, उस इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है किस टाइम पे पीक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे समर्स में वो पहले ही उनके पास डेटा होता है कि वेस्टर्न दिल्ली में, या फिर दिस सेक्शन ऑफ द दिल्ली, या फिर दिस एरिया ऑफ दिल्ली, इस एरिया में इस टाइम पे, मतलब साल के जून में इस समय पे, मतलब इस वीक में सबसे ज्यादा डिमांड होती है, तो पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे हम। तो ऐसे ही अगर हम स्काडा के लिए, मतलब स्काडा का यूज करके वाटर एफिशिएंट टेक्निक्स, या फिर वाटर की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी इंडिया में या फिर किसी रीजन में, तो पहले से हम आइडेंटिफाई कर ले कि इस एरिया में यहाँ पे इस टाइम जरूरत करने वाली है, तो उसको पहले से हम उसके लिए प्रोविजन तैयार रखेंगे। दूसरा, आप कनेक्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर को पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। आपको पता है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इतनी बड़ी मेजर फोर्स जो हमारी कंट्री की है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और आपको पता है एग्रीकल्चर इज इन डिस्ट्रेस। बट हमने देखा लास्ट 2 साल से एग्रीकल्चर में ग्रोथ है, कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं है, बट अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर में आफ्टर पेंडेमिक या फिर ड्यूरिंग पेंडेमिक वी हैव सीन अ डिक्लाइन, बट ओनली द एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें हमने देखा है कुछ पॉजिटिव ग्रोथ थी, उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। और जैसे हम देख रहे हैं ड्यू टू पेंडेमिक इनइक्वालिटी हैज राइजन, इनइक्वालिटी बढ़ गई है, जो इनकम लोगों की कम हो गई है, तो उसमें एग्रीकल्चर एज अ सेवियर कैसे काम आ सकता है, मगर एग्रीकल्चर कैसे हेल्प कर सकता है टू गेट रिड पीपल आउट ऑफ दैट डिस्ट्रेस, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। और अगर हम डबलिंग फार्मिंग को इससे कनेक्ट कर दे कि डबलिंग फार्मिंग इनकम इससे कनेक्ट कर दे, तो पॉवर्टी जैसे इशू को हम डील कर सकते हैं, इनइक्वालिटी जैसे इशू को हम डील कर सकते हैं। और तीसरा आप कनेक्ट करेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हमारा दुश्मन बनेगा। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ और एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रेस है और ज्यादा बढ़ गया, तो पॉवर्टी जैसे केसेस, पॉवर्टी में जो अभी बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर नियर पॉवर्टी लाइन है, दैट विल पुश टुवर्ड्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, और इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ेगी। और इसके जो आप पूरी साइकिल कनेक्ट करेंगे तो देयर विल बी अ मोर डिसएंचेंटमेंट विद इन द सोसाइटी, और काफी क्राइम रिलेटेड केसेस, बहुत सारे केसेस, विमेन रिलेटेड केसेस बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। तो एग्रीकल्चर इतना ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है
इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही जो एक रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, हर एक चीज यहाँ से डिराइव होती है। जितने भी आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और बहुत सारी अब यहाँ भी इथेनॉल ब्लेंडिंग भी होनी शुरू हो गई है, इथेनॉल ब्लेंडिंग, मेथनॉल ब्लेंडिंग, और ये भी चीजें जो एग्रीकल्चर पे आने वाले टाइम पे डिपेंड करेंगी। और आपके फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं और हर एक चीज आपकी बढ़ जाएगी अगर एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस आया। एक और पैराडाइम वो है आपका सस्टेनेबल फार्मिंग। ऑलरेडी टॉपिक्स आपसे पूछा जा चुका है। सस्टेनेबल फार्मिंग 2019 में creates new livelihood sources. Yes, it can create new livelihood sources. ये बोला किसने है? That the Chief Minister's Economic Transformation Advisory Council. किस तरह से इंक्रीज कर सकता है इसके लिए हम सेपरेट से पढ़ेंगे, बट हाँ, it has the potential to increase new livelihood source. अच्छा, क्लाइमेट चेंज, इसमें क्लाइमेट चेंज को पूरा कनेक्ट किया है एग्रीकल्चर से। अगर मैं इसको डिस्कस करने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हाँ सागर, आपको क्वेश्चन है, बोलिए। तो सर ये जो आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है, ये अभी के हैं या पहले? ये लास्ट 2 मंथ के हैं शायद, मुझे लग रहा है 2 या 3 महीने के मैक्सिमम। लेकिन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम तो आज से नहीं है। एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम तो आपकी कम से कम सिंस इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस, जब से एग्रीकल्चर है, जब से लैंड रिफॉर्म नहीं हुए, रिवेन्यू शेयरिंग अननेसेसरी आप देखेंगे उसमें, इनडेप्टनेस, राइट, और ये सब केसेस तो बहुत पहले से हैं। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में आज से नहीं है, बिफोर इंडिपेंडेंस है, और आगे भी शायद ऐसा ही रहे, मे बी, अगर अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी ही रही और उसके लिए हमने काम नहीं किया। बट ये टॉपिक कभी पुराना नहीं होगा, यूपीएससी इसको नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि दिस इज द रियल इशू। ये डील कर लिया, क्योंकि एक देश की है ना जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है ना, वही बार बार पूछी जाती है। यूपीएससी खासकर उन्हीं चीजों को रखता है। व्यूमेन इशू को कभी नहीं छोड़ता, एग्रीकल्चर इश्यूज को कभी नहीं छोड़ता, इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं छोड़ता। तो ये जो इश्यूज हैं ये लॉन्ग लास्टिंग है, और ये आने वाले कुछ ऐसे नहीं है कि 10 साल में ठीक हो जाए, होने वाले हैं। इट टेक्स टाइम। हाँ, और पूछिए आप सागर, क्या पूछ रहे थे? मतलब ये स्लाइड से ही हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बिल्कुल, मैं तो सजेस्ट करूंगा यही। ऑल्दो मैंने देखो आपको आपके साथ वो भी शेयर किया मैंने, जैसे पीडीएफ भी शेयर किया जिसने एग्रीकल्चर के मैंने लेक्चर लिए हैं, आपने देखा होगा। 6-7 पीडीएफ मैंने शेयर किया है, बट उसमें विजडम नहीं है, उसमें सिर्फ फिगर्स हैं। आपको मतलब लेमन लैंग्वेज में सब बताया हुआ है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, इनपुट कॉस्ट क्या होती है, ये सब, राइट, वाटर किस तरह से यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर्स, ये सब बताया हुआ है, लेकिन उसको एक होलिस्टिक वे में देखने का तरीका नहीं है। अगर वो आपको देखना है तो सबसे अच्छा जो सोर्स है आपका वो है न्यूज़पेपर, और वो भी उसके आर्टिकल, वो आप पढ़िए। सबसे बेटर सोर्स वही है। आपका दिमाग तो लगेगा, आप एक आर्टिकल को पढ़ने में या फिर उससे सेंस बनाने में उस आर्टिकल की, आपको शायद 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे भी लग जाए, बट उसकी जो सेंस आप डेवलप करेंगे ना, वो ही आपको काम करेगी पूरे एग्जाम में वो लिखने में। तो मैं तो कहूंगा आप आर्टिकल्स का जो मैंने शेयर किया ना, एटलीस्ट ये कर लीजिए, और जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मॉडल आंसर, वो कर लीजिए। एग्रीकल्चर आपका प्रिपेयर है, ऐसे ही थीम वाइज हम प्रिपेयर करेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। कुछ भी पूछ ले आप, इसमें से नॉलेज यूज कर सकते हैं। दिस नेक्स्ट इज अनलॉकिंग इंडियाज फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल। देखो, फूड प्रोसेसिंग अगर आप कितना बड़ा ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकती है फूड प्रोसेसिंग। सपोज एक विलेज में है, वो विलेज में कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि अगर सभी वहाँ के फार्मर्स इकट्ठा हो जाएं, और गवर्नमेंट भी आपको पता है अब सब्सिडीज दे रही है, कोई भी आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगानी है तो उनको सब्सिडीज है, हर एक चीज, फार्म क्रेडिट है, क्रेडिट फैसिलिटीज है, हर एक चीज दे रही है उनको। अगर वहां पे कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लग जाए, या फिर अचार ही बनाना है आपको पैक्ड, जैसे पतंजलि आजकल कर रहा है, एक पिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या फिर पापड़ बनाने हैं आपको किसी तरह के भी, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना ज्यादा हो जाएगा। वहां से डिस्ट्रेस माइग्रेशन जो होती है टुवर्ड्स सिटीज, वो बंद हो जाएगी, और सिटीज पे जो अननेसेसरी प्रेशर है ऑन हाउसिंग फैसिलिटीज, या फिर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड जो रिसोर्सेज हैं आपके, वाटर या फिर और भी जो रिसोर्सेज हैं वहां पे सिटी में, जो काफी एक्सप्लॉइटेड हैं, और उन पे भी हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। और अगर हम वहीं पे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट की, वहीं पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो सोर्सेज है डेवलप कर दे, तो कितना अच्छा है हमारे लिए।
तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, अगर हम फार्मर्स को सबसे पहले अगर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये नहीं कि फार्मर्स को हमने लगा दिया कि फैक्ट्री लगा के दे दिए, दे कैन नॉट रन इट। तो हैंड होल्डिंग हमें करनी पड़ेगी, फार्मर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, राइट। और उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, उसके लिए कोई स्कीम पता हो जैसे आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए एफपीओस बनाने के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे अमूल काम कर रहा है ना, जैसे अमूल काम कर रहा है, या फिर जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यस, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें जो छोटे छोटे किसान है, छोटे छोटे किसान का मतलब जिसके पास कुछ एक हेक्टेयर जमीन है, और आपको पता है कुछ एक हेक्टेयर जमीन पे आप इतना नहीं उगा सकते जो जिससे आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ सके। तो यू नीड टू डू सम पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स पुलिंग या फिर लैंड पुलिंग, जिसमें आप छोटे छोटे किसान इकट्ठे होके आप कुछ बड़ा सोच सकें, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप वाला कुछ आइडिया आप लेके आए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाए, और या फिर दूसरे तरीके से जैसे थोड़ा सा प्रिसीजन फार्मिंग आप कर सकते हैं, इनोवेटिव वे यू कैन यूज इन फार्मिंग, जिससे एफिशिएंसी बढ़ सके, मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग कर सकते हैं। पीएम कुसुम। हाँ, पीएम कुसुम इज अ डिफरेंट थिंग, जैसे वो तो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन। हाँ, सोलर वाटर जो पंप्स हैं आपके वो है, और पीएम कुसुम इज एन इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो जैसे पीएम कुसुम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन दोज एरिया जहाँ पे अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। जैसे अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज इंडिया में कहाँ नहीं है, जहां तक मैंने देखा महाराष्ट्र में नहीं है, या फिर मध्य प्रदेश में नहीं है। सेंट्रल इंडिया में एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज का मतलब है आपको राउंड द ईयर आपको पानी मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आपके पास कैनाल सिस्टम हो, रिवर्स हो, वहां से पास कर रही हो, वो होना चाहिए। दूसरा, वो नहीं है तो आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे ट्यूबवेल आप लगा सकते हैं। और ट्यूबवेल अगर देखें तो वहीं पे लग सकता है जहां पे आपको मतलब एलुवियल सोइल है, और नीचे मतलब हार्ड सोइल नहीं है उसमें, क्योंकि खुदाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जो महाराष्ट्र या फिर जो डेक्कन प्लेट्यू है, उसमें आप ट्यूबवेल इंस्टॉल नहीं कर सकते काफी जगहों पर, राइट। तो ये देखिए, ये एक और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये भी एक टॉपिक है जो प्रोबेबल है, जैसे मैंने इनोवेटिव वेज से पूछा था मैंने, क्लाइमेट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इन टेक्निकल इन एग्रीकल्चर, सॉरी। ये टॉपिक मैंने पूछा है ऑलरेडी, आपकी टेस्ट सीरीज में जो बैच 2 में होंगे उनको पता होगा। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इन्होंने लिखा है देयर इज नीड टू रीथिंक पावर एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज। तो सब्सिडीज किस तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ऑल्दो वी कैन नॉट कंप्लीटली रिड ऑफ द सब्सिडीज, बट वी कैन फेस डाउन दी सब्सिडीज टू सम एक्सटेंट। सो फर्टिलाइजर सब्सिडीज, रीथिंक पावर सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडीज मैंने आपको बोला था 1,05,000 करोड़ अभी तक जो हम जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज पे खर्च कर रहे हैं, करंट डेटा है, बट इट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, राइट। मेनली द पोटाश इज टोटली इंपोर्टेड, इंडिया में इसका कोई प्रोडक्शन नहीं है, होगा तो थोड़ा बहुत होगा। तो पोटाश हम मेजरली यूक्रेन से और रशिया से, मैंने देखा कल की न्यूज थी यूक्रेन और रशिया से। तो आने वाले टाइम में इसके प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं, और उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 1,50,000 करोड़ तक इसका जो प्रोजेक्शन है बढ़ सकता है, अगर हम फर्टिलाइजर सब्सिडीज देना बंद कर दे। सपोज इन केस फर्टिलाइजर सब्सिडी हम देना बंद कर दे, तो क्या ये रेमुनरेटिव रहेगा फार्मर्स के लिए? नो। अगर आपको पता है फर्टिलाइजर सब्सिडी नहीं मिलेगी तो इनपुट कॉस्ट विल बी मोर, इनपुट कॉस्ट ज्यादा होगी तो आप फार्मर्स भी चाहेगा कि उसकी आउटपुट या फिर जो मार्केट में सेल करेगा उस प्रोड्यूस वो भी ज्यादा हो, तो इन्फ्लेशन विल राइज। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपको पता है देयर विल बी अ साइकिल होती है, हर एक चीज की इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज। तो ये एक साइकिल है, तो यहीं पे हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम जोर दे रहे हैं। दूसरा, क्लाइमेट रेजिलिएंट जो हमारी टेक्नोलॉजीज है उसका यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स को कम करने के लिए और क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, वही मैं बात कर रहा हूँ। एग्रो इकोनॉमिकल जो सूटेबल क्रॉप्स है, एग्रो इकोनॉमिकल सूटेबल क्रॉप्स का मतलब जो ये है, जो क्रॉप्स जिस एरिया के लिए बनी है, जैसे
राइस जो है वो मेनली सदर्न स्टेट्स वहाँ, क्योंकि अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज हैं सदर्न स्टेट्स में, जो मेजरली डेल्टा रीजन के हैं, कर्नाटका के डेल्टा रीजन में, या फिर तमिलनाडु के डेल्टा रीजन में, या फिर केरला के डेल्टा रीजन में, वहां पे अगर आप राइस का कल्टीवेशन करें तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स में करेंगे तो वहां पे आपको फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ेगा, और फर्टिलाइजर्स का यूज करने के साथ ही वाटर का एक्सट्रैक्शन ज्यादा करेंगे, तो कुछ हद तक वो दैट इज नॉट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर नहीं है, और दैट इज अगेंस्ट दिस एग्रो इकोनॉमिकल क्रॉपिंग पैटर्न, राइट। तो इस तरह से आप कनेक्ट कीजिए, बहुत ज्यादा इसमें चीजें हैं। ग्रीन हाउस एमिशन, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन। अगर कोई बता सकता है कितना, अराउंड 40%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, दिस स्लैश मीथेन एमिशन 30% कुछ ऐसा लिखा है। एग्रीकल्चर ज्यादा है, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आई, दोबारा बताइए सुनाओ। पेडिकल्चर से ज्यादा एमिशन होता है। हाँ, पेडिकल्चर से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 30% यहीं से आ रहा है। और उसके बाद देखें तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 73% ऑफ द कंट्रीज मीथेन एमिशन। एग्रीकल्चर से सिर्फ इंडिया के बात कर रहा हूँ मैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में आप क्या कर सकते हैं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। और इसके बाद देखते हैं डेटाबेस क्रिएटेड विद रिकॉर्ड ऑफ 5.5 करोड़ फार्मर्स। अगर हमारे पास सभी फार्मर्स का जैसे डेटा रिकॉर्ड रहेगा, तो हम पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं, हम डेटा की बेस पे ही करते हैं। अगर हमारे पास आउटडेटेड डेटा है, इररिलेवेंट डेटा है, तो हम उनके लिए अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते। पीएम किसान स्कीम है, जो पीएम किसान स्कीम के अंडर जो फार्मर्स हैं, दे इफ द फार्मर्स दे हैव लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, उनको ये पीएम किसान के अंडर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उनको 6,000 रुपए सालाना मिलेंगे, जिससे वो क्या कर सकते हैं, मिली जो इनपुट मटेरियल यूज होता है, जैसा सीड्स हो गए या फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी, कुछ एक हद तक थोड़ा हेल्प मिलेगी। हालांकि ये कुछ भी नहीं है 6,000 रुपए किसान के लिए सालाना उनको खेती करने के लिए, बट कुछ हद तक कुछ ना कुछ उनका प्रेशर रिलीज होगा। नेक्स्ट इज इंडिया आईज रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन। डिस्पाइट हैविंग रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन होने के बाद भी हम जो चीजें बफर में एक्स्ट्रा स्टोर कर रहे हैं, उनको कम करने का हमारे पास कोई विजन नहीं है कि किस तरह से, जैसे वीट की एक्सेस में प्रोडक्शन हो रही है, आने वाले टाइम पे हम वीट की प्रोडक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। अगर बढ़ा भी रहे हैं कोई बात नहीं, अगर हम वीट की प्रोडक्शन अच्छी है हमारी, तो हमारे पास क्या उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है क्या, कैन वी फाइट विद यूएसए एंड रशिया, जो इतना कम दामों पर सभी देशों को मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं वीट, और दिस दिस यूएसए एंड रशिया बहुत ज्यादा कम। अगर देखेंगे आप इसका, तो हु इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस वीट, लास्ट टाइम रशिया ने सरपास कर दिया था यूएसए को। तो ये आपको डेटा पता होना चाहिए, पेपर वन में पूछ सकता है। नेक्स्ट इज प्लगिंग अ न्यू चैनल फॉर इंडियाज फूड सिस्टम। अगेन किन्होंने लिखा, ये मनीष आनंद, राइट। तो ये पढ़िए आप, थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़िए। रिवाइजिंग फूड सिक्योरिटी एक्ट, व्हाई, हाउ एंड इम्प्लीकेशन फॉर सेंटर स्टेट्स। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसके अंडर 70% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 60% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, वो पीडीएस के अंडर आप फूड सिक्योरिटी या फिर फूड वहां से ले सकते हैं, राइट। तो ये है फूड सिक्योरिटी के अंडर। तो फूड सिक्योरिटी के अंडर मैंने अभी भी बताया आपको कि आपको एक्सेस में आपको बफर स्टॉक करना पड़ता है, और बफर स्टॉक आपको जब भी रखेंगे तो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगी, इनएफिशिएंसी आएगी सिस्टम में। तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आपको दूसरे तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे, नॉट ओनली दिस कन्वेंशनल तरीके नहीं, अभी इन 21st सेंचुरी में आप नहीं अपना सकते। अ न्यू पैराडाइम इन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डबलिंग फार्मिंग इनकम से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डबलिंग फार्मिंग इनकम में हम क्या मेजरली चाह रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन करें, हम डाइवर्सिफिकेशन करें इन टर्म्स ऑफ जो फार्मर्स अभी ओनली जो क्रॉप उगाते हैं, उनको हम बोले कि आप हॉर्टिकल्चर क्रॉपिंग करें, आप फ्लोरिकल्चर करें, आप सिल्वी कल्चर करें, आप एनिमल रियरिंग करें, आप फिशी कल्चर करें, फिशी कल्चर करें, राइट। तो ये सब करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री क्यों, अगर हम देखें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मिल्क, प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, तो एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे। लेकिन जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे आपने देखा होगा दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ, कोई भी लगा लीजिए, मिल्क पाउडर लगा लीजिए, अगर वहां से घी भी जो है
वेजिटेबल घी या फिर इस तरह का घी सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज से आता है। तो उनके पास जो टेक्नोलॉजी है एक बड़ी डेयरी को हैंडल करने का, ठीक है, वो उनके पास है। तो वहां से हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं और एक न्यू पैराडाइम आएगा एनिमल हस्बेंड्री में। और कल की ही एक रिपोर्ट थी, जैसे एक स्ट्रे कैटल वाली जो इशू है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में। अगर हम लोगों को कहीं भी गए कि एक वैसे है एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल एक इशू है हमारे देश में कि वी हैव बैंड दिस स्लॉटरिंग ऑफ स्ट्रे कैटल्स, राइट। आपने अभी देखा है कि लास्ट 1-2 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रे कैटल के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हर एक एरिया में मैं देखता हूँ ऐसे बढ़ गए हैं। तो पहले जो होते थे स्लोटर हाउसेस होते थे, अब वो बैन कर दिए हैं। यस, मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि उनको स्लोटर करना चाहिए, बट एक आप नॉर्मल ऐसे सोचिए कि एक फार्मर है जो उनको पता है कि एक काउ सिर्फ 6 या 7 साल तक प्रोडक्टिव स्टेज में रहती है, उसके बाद उसकी लाइफ जो है 12 साल तक 15 साल तक, उसके बाद वो प्रोडक्टिव नहीं रहती, तो उसको अगले 7-8 साल तक वो खिला नहीं सकता, राइट। खिला नहीं सकता तो फिर उसको रखेगा कैसे, वो रोड पे आ जाएगी। और जो इसको उससे टेक्निकल वे से सोचिए, सिंपल प्रैक्टिकल वे से, अगर वो रोड पे आएगी तो देर विल बी अ मोर प्रॉब्लम। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि वी विल ओपन अप, जैसे गौशाला हम ओपन करेंगे। और गौशाला आपको पता है इनको चलाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो ढेर सारा पैसा आप पैसा इसी पे खर्च करते रहेंगे। और जो और चीजें हैं जैसे आपकी वेलफेयर पॉलिसीज पे आप खर्च कर सकते हैं, और हेल्थ फैसिलिटीज पे आप खर्च कर सकते हैं, और एजुकेशन फैसिलिटीज पे। तो ये दिस इज जस्ट अ फूड फॉर थॉट। ठीक, आप इस बारे में सोचिए कि गवर्नमेंट किस दिशा में काम कर रही है, राइट। अगर किसी आदमी को, किसी फार्मर्स को एनिमल हस्बेंड्री करना है, उसको एक बड़ी डेयरी लगानी है, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो जाता है कि उसके काफी जो एनिमल है वो बीमार हो जाते हैं, तो उनको वो रोड पे तुम छोड़ नहीं सकता। और आपको पता है स्लॉटर हाउस इज ऑल्सो बैंड, तो वो कितने साल तक उनको खिलाता रहेगा। तो एक बिग डिस्करेजमेंट है फार्मर्स के अंडर भी, कोई एनिमल हस्बेंड्री में अब ज्यादा जाना नहीं चाहता। तो हाँ, तो ये था हमारा वैल्यू एडिशन का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग, इसके चांसेस हैं आने के। तो सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर। देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। रेटोरिकल प्रोमिसेस क्या होते हैं, जो आप इलेक्शन टाइम में प्रोमिस कर देते हैं। अभी यूपी के इलेक्शन चल रहे थे, जिसमें यूपी के इलेक्शन में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के आप मैनिफेस्टो चेक करेंगे तो उसमें लिखा था वी विल प्रोवाइड गारंटीड एमएसपी, राइट। गारंटीड एमएसपी उन्होंने कहा था वी विल प्रोवाइड। और एक और बोला था उन्होंने दिस फार्म लोन वेवर भी हम करेंगे। यूपी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और पेंशन फॉर फार्मर्स आल्सो, इज इट सस्टेनेबल? क्या ये लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबल है? नहीं। और एक और सबसे बड़ा जो रेटोरिक है वो है डबलिंग फार्मर्स इनकम 2022। यस सागर। Instead of providing such rhetorical promises, we can add infrastructure यस like roads or anything publicly farmers. यस यस ठीक है, आपका जो आइडिया है मुझे थोड़ा सा सुन गया, बट यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। तो आप कह रहे हैं कि रादर देन स्पेंडिंग ऑन दीज थिंग्स, फार्म लोन वेवर और इनएफिशिएंट थिंग्स पे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम खर्च कर सकते हैं। जैसे वेयर हाउसेज हम बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज पे खर्च कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र के किसान को अगर जो बनाना केले की जो उसने प्रोडक्शन की है वो दिल्ली भेजनी है, कंजम्पशन सेंटर उसका दिल्ली है, तो पहले आज से 2-3 साल पहले उनको प्राइवेट तरीके से भेजनी पड़ती थी। प्राइवेट मतलब उनको खुद के बियर करनी पड़ती थी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और अभी क्या हुआ कि एक किसान शक्ति के नाम से एक ट्रेन चलती है, जिसने गवर्नमेंट ने मेनली जो आपकी बनाना की या फिर केले की जो फसल है वो दिल्ली तक आने तक मतलब उनको फ्री कर दिया है कुछ हद तक मोस्टली। तो ट्रांसपोर्ट पे आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कुछ फ्रेजाइल थिंग्स होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे एप्पल हो गई या फिर ग्रेप्स हो गए। उनको स्टोर करने के लिए आपको वेयर हाउसेस चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चेन चाहिए। जैसे आपकी प्रोडक्शन हो रही है फार्म्स में, लेकिन आपका कंजम्पशन सेंटर है, जैसे आप दिल्ली में प्रोडक्शन हो रही है, सॉरी हरियाणा में प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन भेजना है केरला में। तो इतने दिनों तक उसको कौन सी कोल्ड स्टोरेज चेन में रखे, क्योंकि प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है। अभी आपको पता है कोई परचेजर होगा
कोई केरला से खरीदेगा उसको ई नैम के अंडर, राइट, ई नैम या फिर कोई और मार्केटिंग चैनल होगा उसके अंडर खरीदने में, बिडिंग होने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वन थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ओनली अबाउट बिल्डिंग समथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका दूसरा भी हो सकता है, क्रेडिट फैसिलिटीज, आप टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड करें किसानों को, राइट। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि उनको क्रेडिट मिले, लेकिन मोस्टली जो फार्मर्स है वो क्रेडिट क्यों नहीं ले पा रहे, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, वो क्रेडिट ले रहे हैं मनी लेंडर से, ठीक है, इनफॉर्मल तरीकों से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वो क्या ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। तो आपको पता है वो हाई चार्ज करते हैं, उसका हाई इंटरेस्ट रेट रहता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हो गया ड्यू टू दिस एनी नेचुरल कैलेमिटी और एनी सॉर्ट ऑफ मॉनसून फेलियर, तो वो रीपे नहीं कर पाते, तो दे विल रिमेन इनडेबिटेड टू दैट पर्सन। और फिर आपको पता लगता है कि फार्मिंग डिस्ट्रेस है, जैसे फिर सुसाइड जैसे केसेस बढ़ जाते हैं। तो क्यों नहीं वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ले पाते? फर्स्ट इज लैंड रिफॉर्म अच्छे से नहीं हुआ, और आपको पता है जो ज्यादातर फार्मर्स होते हैं वो लीज पे लेते हैं लैंड, बड़े बड़े किसानों से जो आपके उनसे लीज पे लेते हैं। लीज पे लेने के कारण उनको क्या है, जो बैंक है, बैंक उनको पैसा नहीं देता क्योंकि उनके पास पेपर्स नहीं है। और लैंड लीजिंग एक्ट भी जो था आपका, लीजिंग एक्ट, वो गवर्नमेंट ने अभी पास किया है, जिसके अंडर अगर जो लीज पे दे रहा है और जो टीनेंट है, राइट, उनके दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाए कि टीनेंट कभी भी उसका असली मालिक नहीं बन सकता अगर वो लीज पे ले रहा है। तो पहले जो उसको लीज पे देता था, जैसे उसको ये डर रहता था कि किसान इस पे कब्जा ना कर ले, क्योंकि 3-4 साल तक उसको काम करना होता था। तो वो डरता था कि मैं उसको लीज पे लूंगा, फॉर्मल तरीके से अगर मैं उसको लीज पे दे दूंगा तो ये हो सकता है कि वो लैंड फार्मर ले ले। तो ये हमेशा से एक डिस्ट्रस्ट था, दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट था, ट्रस्ट नहीं बन रहा था। तो गवर्नमेंट उसको एक नया लैंड लीजिंग लॉ लेके आई, जिसके अंडर उसमें बोल दिया गया, क्लियरली मेंशन था कि टीनेंट कैन नॉट बी अ दिस रियल, जो उसका वो नहीं हो सकता, मतलब रियली उसको कभी भी कब्जा नहीं सकता लैंड को। ये अश्योरिटी मिलने के बाद, लैंड टेनेंसी एक्ट ये सब होने के बाद, गवर्नमेंट वो जो पेपर साइन होते थे वो बैंक के पास लेके जाते थे, फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलने लग गया। कुछ हद तक सिचुएशन नॉर्मल हुई है, बट अभी भी जो हमने देखा है कि अनअवेयर्ड है काफी सेक्शन, ये प्रॉब्लम अभी भी प्रेवलेंट है काफी जगह। तो ठीक है, डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर, देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। व्हाट कंस्टिट्यूट अ सस्टेनेबल फार्मिंग? इसमें आप कितना भी ब्रॉड सोच लीजिए, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। क्या क्या इवेंट मैं इसमें कोट कर सकता हूँ, दैट इज, मैंने जैसे खुद से क्वेश्चन किया, व्हाट मेक्स द फार्मिंग अनसस्टेनेबल? सबसे पहले क्योंकि इसका जो इनफर्ड मीनिंग है, जो इसका छिपा हुआ मीनिंग, वो है कि हम अभी अनसस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे हैं जिससे काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो कौन सी है वो अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस? जैसे स्टबल बर्निंग, राइट, सबको पता है स्टबल बर्निंग क्या होती है, उससे एनवायरमेंटल कंसर्न है। दूसरा, इनएफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक, जो आपने बताया था किसी ने, सुमाओ ने, जैसे पैडी की कल्टीवेशन में, और जिसमें फ्लड इरिगेशन मेथड यूज करते हैं, पूरा वो फ्लड कर देते हैं एरिया को जहां पे पैडी लगाई है, इनएफिशिएंट वेज है। दूसरा, आपको ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर पता होगा, और आप इसमें इंपॉर्टेंट कमेटी की रिपोर्ट कोट कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमेटी, राइट। तो इनकी कमेटी की रिपोर्ट आप कोट कीजिए कि 10 मीटर तक वी हैव फाइंड आउट कि ग्राउंड वाटर टेबल कम हो गई है, कहाँ पे, नदर्न स्टेट्स में, जब जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो जब भी तो आप बता पाएंगे ना कि कहाँ पे अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है। सो दिस थिंग यू हैव टू कोट। उसके बाद देखें तो, राइट, एग्रो क्लाइमेटिक सुटेबल क्रॉप्स नहीं हो रही, हम नहीं उगा रहे एग्रो क्लाइमेटिक सुटेबल क्रॉप्स। जिस एरिया के लिए जो क्रॉप बनी है वो हम नहीं उगा रहे, उस एरिया में हम कल्टीवेट नहीं कर रहे, जबरदस्ती बाय द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, बाय एक्सेस इरिगेशन हम ये कर रहे हैं, जिससे एनवायरमेंटल कंसर्न्स है। जैसे राइस नीड टू बी ग्रोन इन अशोर्ड इरिगेशन एरियाज and should be grown in delta regions or water abundance region, right। उसके बाद जैसे हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जैसे इसमें आप रिपोर्ट डाल सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे। आपको एग्रीकल्चर प्रिपेयर करना है तो इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा, लास्ट 2 साल का। इस साल का मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा, आई प्रोमिस। जो एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक सर्वे में जो एग्रीकल्चर डिस्कस हुआ है, सारी मेजर थीम्स और इंपॉर्टेंट इश्यूज मैं डिस्कस करूंगा।
उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वहीं से आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब जो फार्म वेवर्स, क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस करते हैं ना पैसा असल में खर्च कहाँ किया, इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस करते हैं ना कि हमने फार्म वेवर्स पे अननेसेसरी हमने खर्च करना पड़ा या फिर यहाँ यहाँ। उसके बाद देखिए जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये भी आपका क्लाइमेट चेंज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम बात करें अगर टेम्परेचर बढ़ता है किसी एरिया में, आपको पता है एप्पल की प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर राउंड द ईयर आपको कुछ कमी चाहिए, अगर वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया तो वहां पे उसकी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सो वी नीड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, या तो हमें बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प करना पड़ेगा, जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स जो कि टेम्परेचर रेजिलिएंट होंगी, उन पे टेम्परेचर का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग। मिटिगेशन अडेप्टेशन टेक्निक क्या हो सकती है, ये मैंने बताया, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, बीटी कॉटन का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद मॉडिफाइड ड्रॉट एंड फ्लड रेजिलिएंट सीड्स, मतलब ड्रॉट रेजिलिएंट सीड्स, अगर किसी टाइम पे अगर बारिश नहीं होती है टाइम पे, तो इस तरह के हम सीड्स यूज कर सकते हैं जो काफी टाइम तक, प्रोलॉन्ग पीरियड, वो उस ड्रॉट को झेल सकते हैं और उसके बाद बारिश हो जाए तो वो रिकवर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद दूसरी टेक्निक्स है जैसे इरिगेशन की, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक। सबसे जो अच्छा देश है इसमें माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स जो यूज करता है वो है इजराइल, उससे हम ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, किस एरिया में, जहाँ पे रेन फेड एग्रीकल्चर एरिया, रेन फेड एग्रीकल्चर है, कैसे कर सकते हैं एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, कुसुम स्कीम से, जहाँ पे हम सोलर पावर प्लांट या फिर सोलर पावर पंप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। उसका डाइवर्स, ये सब्सिडीज हम भूल गए, राइट। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? ओके, तो सब्सिडीज, अभी अशोक गुलाटी जी ने भी बात की थी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एंड ही हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट द सब्सिडीज। किस तरह की सब्सिडीज? पावर सब्सिडीज इन मेकिंग फार्मिंग मोर अनसब्सिडेबल। क्योंकि पावर सब्सिडीज देखिए, अब फार्मर्स हैज नो इंसेंटिव्स, उनको कोई इंसेंटिव नहीं है, अगर वो एक्सेस में भी अगर ट्यूबवेल चलता रहे उनका बार बार, मतलब कितने टाइम तक चलता रहे, उनको कोई परवाह नहीं है, ओवर एक्सट्रैक्शन होता रहेगा, वो तार लगा के ट्यूबवेल का अपने घर चले जाते हैं, खाना वाना खा के शाम को आके हटा देते, राइट। अगर इसको दूसरे तरीके से हम ले कि हम फार्मर्स को मतलब ये बोल दे कि आपको 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट आपको 2 महीने के लिए मिलेगी, राइट। और अगर आप इसमें से कुछ बचा पाए या फिर 200 यूनिट आप बचा पाए, 300 यूनिट, जितने भी आप यूनिट बचा पाए 1000 यूनिट में से, उसके हम आपको पैसे दे देंगे। तो फार्मर्स के बीच ये होगा कि हाँ, अब हमें पावर सब्सिडीज दूसरे तरीके से मिल रही है, राइट। कि अगर हम एफिशिएंटली यूज करेंगे पानी को भी और ट्यूबवेल को भी या फिर इलेक्ट्रिसिटी को भी, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पहला तो एनवायरमेंटल जो कंसर्न है जैसे ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर है वो कम हो सकता है, और दूसरा जैसे पावर कंजम्पशन जो अननेसेसरी है उसको भी हम रिड ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, ठीक है। सब्सिडीज देने के भी तरीके हैं ना, ये नहीं कि आपको 1000 यूनिट तक आप करिए, कैसे भी आप करिए, उसका कोई पैसा नहीं लेंगे। एक ही हो सकता है, आप 1000 यूनिट आपको दे दिया, उसमें से आप 200 यूनिट या फिर जितनी यूनिट आप बचाते हैं उसके हम आपको पैसे देंगे। तो ये दो तरीके हैं। तो फर्टिलाइजर सब्सिडीज यूज्ड इन एक्सेस टू गेट फूड प्रोडक्शन, उससे जो अफेक्ट हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ, उस पे एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के जो केसेस हमने देखे हैं, कैंसर हमने देखा पंजाब में, और जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो हैवी मेटल्स है वो हमारे फूड चेन में एग्रीगेट होने लग जाते हैं, जिससे जो एक प्रॉब्लम है बायो मैग्निफिकेशन की, एनसीईआरटी में भी है आपकी क्लास 10th की साइंस की, तो बायो मैग्निफिकेशन, राइट। तो नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। अब हम थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड देख रहे हैं कि सस्टेनेबल फार्मिंग अगर हमें करनी है तो व्हाई डू वी नीड डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉपिंग पैटर्न हमें बदलना पड़ेगा, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को हम उगाएं, क्योंकि दीज आर, इसमें इनपुट कॉस्ट कम है, राइट, लेबर कम है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, और ये छोटे एरिया में अगर कोई छोटा फार्मर है, स्मॉल फार्मर्स है, अगर वो हॉर्टिकल्चर जैसी क्रॉप लगाए तो उसको बेटर प्राइसेस मिल सकता है मार्केट में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड दे आर लेस वाटर इंटेंसिव, और इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के नीचे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर, अपेडा करके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। वो पूरा मार्केट एनालाइज करती है कि कौन सी कंट्रीज में कहाँ पे कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप की रिक्वायरमेंट है या फिर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो फार्मर्स को
पुश करती है कि आप ये पर्टिकुलर क्रॉप उगाइए, उनके प्रोडक्ट को मार्केटाइज भी करती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट नाउ डेज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करें तो आपको प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, राइट। तो फार्मर्स को भी डिजिटल मार्केटिंग नॉट ओनली मतलब आउटसाइड आवर कंट्री बट आल्सो इन इंडिया। जैसे आपने देखा होगा, आप इंस्टाग्राम कभी स्क्रॉल करते होंगे तो आपने देखा होगा एक हनी बी नाम करके आता है, जैसे दे आर क्लेमिंग कि वो सबसे ज्यादा मतलब रो हनी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलता। जैसे पतंजलि में आप देखेंगे तो वहां पे सिंथेटिक हनी है वो, और भी डाबर या ऐसा वो क्लेम करते हैं। तो वो बोलते हैं कि डायरेक्टली हम जो आपको रॉ हनी है फ्रॉम द फार्म लैंड वी कैन डायरेक्टली डिलीवर यू। सो डिजिटल मार्केटिंग और अपेडा जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेल्प ले सकते हैं आप। इस तरह से आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, राइट, अपनी एग्रीकल्चर जो टेक्निक्स में। उसके बाद एग्रो इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो सागर बोल रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की काफी चीजें हैं, फाइनेंशियल जैसे क्रेडिट फैसिलिटीज का बढ़ाना, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा आपका। दूसरा एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, तीसरा वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज चेन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई लिमिट नहीं है। तो बेटर फाइनेंशियल क्रेडिट फैसिलिटीज, उसके बाद प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम। प्री हार्वेस्टिंग जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, छोटे फार्मर्स के पास क्या है, मशीन नहीं है, तो ना ही वो कैपेबल है मशीन्स लेने के, तो मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग वहां पे नहीं हो रहा। उसके बाद सीड्स, फर्टिलाइजर्स, लेबर्स, तो ये सब क्या है, प्री हार्वेस्टिंग, ये सब चीजें आपको पहले चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप ये बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट हार्वेस्टिंग, आपको स्टोरेज करने के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए, मार्केट के लिए चाहिए एपीएमसी। इन सभी चीजों को डील करने के लिए गवर्नमेंट अभी 3 फॉर्म लेके आई थी। अनफॉर्चुनेटली उनको रिवोक करना पड़ा, बट ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू द फार्मर्स, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी हम हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे पूसा जैसा, और हैंड होल्डिंग बाय गवर्नमेंट टू टीच न्यू टेक्निक्स। अब ये देखते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज ऑन सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस, राइट। तो एक ये इंपॉर्टेंट जो हम स्कीम नहीं बोल सकते, मुझे पता है कि आपको ये नहीं पता होगा कि इस तरह की कोई स्कीम है भी, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो पता नहीं है कि हमने कुछ स्कीम चला रखी है। जरूरी नहीं है कि आपको सभी स्कीम पता हो, तो ठीक है आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हम डिस्कस करें तो अच्छा है कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के अंडर है। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही इसको संभाल सकती है, क्योंकि इसमें हमें वी नीड ऑल द स्टेक होल्डर्स टू बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसमें आप लोग जो सभी गांव से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हम अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस जनरेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की हेल्प ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन की हम हेल्प ले सकते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की टू मार्केटाइज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उसके बाद एग्रीकल्चर रिक्वायर पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट को आप कभी मत भूलिए कि वी नीड अ रेडिकल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। रेडिकल रिफॉर्म जैसे अभी हम कन्वेंशनल क्रॉपिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, न्यू फार्मिंग टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग। अब ये आ गया रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, राइट। तो हर एक चीज को आपको देखना है, हर एक चीज को कनेक्ट करना है, टेक्नोलॉजी को भी नहीं बोलना है। एग्रीकल्चर में ड्रोन्स तक का यूज करने लगे हम, स्प्रे करते हैं, जिससे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी हम ड्रोन्स की वजह से, मतलब ड्रोन्स की हेल्प से हम यूज कर रहे हैं। उसके यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, लैंड पूलिंग, राइट। अब जब भी आप इस तरह के जो इशू हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि दे आर मेनली रिसर्च बेस्ड, इस पे गवर्नमेंट बार बार कमेटीज बिठाती है, बार बार वो कमेटी रिपोर्ट देती है गवर्नमेंट को कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन, मतलब यहाँ से आपको इन चीजों से टेक अवे लेना चाहिए और ये सॉल्यूशन आपको करनी चाहिए। तो नेवर फॉरगेट दोज कमेटीज, इंपॉर्टेंट कमेटीज, की कमेटीज आपके हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे अशोक दलवाई कमेटी आपको पता है, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। उसके बाद प्रोफेसर रमेश चंद ऑफ नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। तो 21st सेंचुरी में क्या चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट एग्रीकल्चर उन्हें बोला है। दूसरा अनसर्टेनिटीज एट ग्लोबल लेवल, क्योंकि अनसर्टेनिटीज ग्लोबल लेवल किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं आप, देयर इज अ राइजिंग टेंडेंसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब दूसरे देश ये नहीं कह रहे कि अब इंडिया से हम इंपोर्ट करेंगे, यूएसए नहीं कह रहा कि हम जैसे
ट्रेड रिलेटेड सैंक्शंस भी लग रहे हैं आजकल, राइट? तो ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज इज देयर। तो बिगेस्ट चैलेंजेस यही है हमारे 21st सेंचुरीज में। ओके, तो ये था इस टॉपिक में। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, नो क्वेश्चन। सो हम देखते हैं अब। सबको सिमट के 300 वर्ड में लिखना इज हाँ, इट्स अ चैलेंज, चैलेंज लाइक इट्स अ चैलेंज। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर, इसका 300 वर्ड्स में मैं दे दूंगा आपको, आई प्रॉमिस। कल ही दे दूंगा शायद। तो 300 वर्ड्स में आप पता लगा लीजिए इसमें क्या है। मुझे सेट करनी पड़ेगी प्रायोरिटीज, कि मुझे ये लिखना है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कुछ भी डायमेंशन में, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायमेंशन दूंगा। डाइवर्सिफिकेशन भी रिक्वायर्ड इंफ्रा, और उसके बाद सॉल्यूशन साइड की बात कर रहा हूँ। और डाइवर्सिफिकेशन में हम बात कर सकते हैं, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर सकते हैं, उसके बाद ये डायमेंशन, ब्रॉड ब्रॉड डायमेंशन आपको देनी पड़ेगी, राइट? तो इस तरह से मैं बात करूंगा। ये छोटी छोटी चीजें नहीं लिखूंगा कि फार्मर्स के बाद ये है वो है, ये सब नहीं लिखूंगा, ब्रॉड डायमेंशन। ठीक है, फार्म वेवर्स पे हम बात करेंगे। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने की है, तो किस तरह से इसमें कर सकते थे। जैसे पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक का मतलब, ये मीनिंग क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हर बार यूपीएससी में कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके आपको मीनिंग क्लियर नहीं हो पाते, और आप कई बार कुछ और लिखने लग जाते हैं। तो पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, पॉपुलिस्टिक का मतलब है लोकप्रियता और मायोपिक मतलब दूरदर्शिता, हिंदी में अगर बोलेंगे। दूरदर्शिता नहीं होगा ना, नहीं, दूरदर्शिता नहीं, लाइक इट्स अ अपोजिट फार फेच्ड आइडिया, फार फेच्ड आइडिया होगा। हाँ, निकट दृष्टता, राइट? ये भी किसने बोला है, वो होगा निकट दृष्टता। जैसे हम साइंस में आपको पता होगा नियर साइटेडनेस एक होता है, वो होता है मायोपिया, मतलब आप सिर्फ पास का सोच रहे हैं, दैट इज नियर साइटेडनेस। दूसरा होता है आपका हाइपर मेट्रोपिया, राइट? वो होता है फार साइटनेस जिसमें आपको सिर्फ दूर का दिखता है। तो ये मायोपिक में है आपका सिर्फ आप पास का देख रहे हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि एक फार्म वेवर हम कर देंगे तो इस क्राइसिस से हम निकल जाएंगे, सिर्फ पास का मतलब एक वो क्या होता है, नी जर्क रिएक्शन है, मतलब शॉर्ट सॉल्यूशन है। तो ये आपका आ गया मायोपिक में, बट ये अनसस्टेनेबल है, राइट? अनसस्टेनेबल है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर, घुमा के पूछ लिया ऐसे ही, राइट? फार्म वेवर इज अनसस्टेनेबल ऑल्सो, ये भी एक अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है। तो फार्म वेवर देख लेते हैं, फार्म लोन वेवर। फार्म वेवर से आप क्या कीवर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी। फार्म वेवर से आपको पता है फार्म वेवर में कौन कौन से, इसमें स्टेक होल्डर अप्रोच लगाइए, राइट? तो स्टेक होल्डर अप्रोच आप बहुत सारे इश्यूज में लगा सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि इसमें काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो स्टेक होल्डर अप्रोच यहाँ पे लगाइए फार्म वेवर। इसमें आपको पता है बैंकिंग सिस्टम के अंडर नबार्ड इज देयर, रीजनल रूरल बैंक इज देयर, आरबीआई ने एक इंपॉर्टेंट जो चीज है पब्लिक सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, राइट? जिसके अंडर एग्रीकल्चर को आपको 18% आपको शेयर देना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अगर कोई फार्मर्स को, जैसे पहले क्या होता था बिफोर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, तो फार्मर्स को कोई क्रेडिट देता ही नहीं था, लोन देता ही नहीं था, क्योंकि फार्मर को क्रेडिट देने के लिए उनको मतलब कोई इंसेंटिव था ही नहीं। इंसेंटिव नहीं था तो सब कॉर्पोरेट क्लास को ही दे देते थे, और ड्यू टू सम नेक्सस इनको कोई ऋण नहीं देता था। तो इससे क्या होने लगा, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटीज। क्योंकि जब भी आपको बड़ा बिजनेस करना होता है, कुछ भी हेल्प चाहिए आपको बैंक चाहिए। तो बैंक से ही आप लोन पे पैसा लेते हैं, और कॉर्पोरेट हाउसेस ने बहुत ज्यादा उस टाइम पे एक्सप्लॉइट किया इस चीज को, और इनइक्वालिटीज बढ़ गई हमारे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया बैंक को, और उसमें जैसे सेट कर दिया कि आपको इस एरिया में ये पर्टिकुलर चीज करनी ही पड़ेगी। एग्रीकल्चर के लिए आपको, अगर आपको 100 रुपए आते हैं डिपॉजिट, आपके पास 100 रुपए आपको लैंड करने हैं, तो उसमें से 18 रुपए सिर्फ आपको एग्रीकल्चर में देने पड़ेंगे, राइट? 18 है या 28 है, मुझे बताइए कितना है, ये कितना परसेंट है, और चेक करके बताइएगा मुझे, राइट? तो इसके बाद देखते हैं फार्म वेवर हम क्यों करते हैं, ड्यू टू सम पुअर मॉनसून और इन एनी केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। यस, ये एक तरह से अच्छी चीज भी है। अगर हमें फार्मिंग में डिस्ट्रेस ऑलरेडी है, और हमें जो सुसाइड के केसेस हमें कम करने हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पुअर मॉनसून ऑफ नेचुरल कैलेमिटी फार्मर इज नॉट एबल टू पे बैक, राइट? तो उस टाइम पे हम ये कर सकते हैं, बट इस प्रैक्टिस को हमें क्या है, हमेशा के लिए यूज नहीं करना चाहिए। सो इसके बाद देखिए पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, क्योंकि आपको पता है ये जो
पॉलिसी है इसके कुछ डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, जैसे बैंकिंग सिस्टम एंड क्रेडिट कल्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे बैंक विल इन फ्यूचर विल फील रिलेक्टेंट टू लैंड टू फार्मर्स। ऑलरेडी बैंक काफी डीपर क्राइसिस में है अभी, आफ्टर द पेंडेमिक ऑल्सो काफी लोगों ने डिफॉल्ट किया है। और अगर दोबारा से कोई फार्म वेवर होता है कि डिमांड होती है तो एग्रीकल्चर बैंकिंग सिस्टम तो बिल्कुल बैठ जाएगा। उसके बाद दिस विल गिव राइज टू फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सेक्टर लेंडर्स। अगर बैंक से उसको पैसा नहीं मिलेगा तो अगेन फार्मर्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर से या फिर इनफॉर्मल मीन से वो क्या ले, क्रेडिट। तो दोबारा हाई क्रेडिट या फिर हाई इंटरेस्ट रेट पे उसको मिलेगा। तो इन द एंड उसकी जो इनकम में से काफी कुछ पैसा जो वो इकट्ठा करेगा वो हाई इंटरेस्ट में ही चला जाएगा। अगेन ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद पॉलिटिक्स, दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन मेनली। फार्म वेवर आपकी पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कि स्टेट्स में है और सेंटर से भी डिसाइड होता है, लेकिन बट एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो कर्नाटका ने फार्म वेवर किया है, महाराष्ट्र ने किया है। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो इस पे स्टेट सब्जेक्ट ही डिसीजन लेती है। इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, मेनली ड्यूरिंग इलेक्शन लिया जाता है। और आरबीआई की रिपोर्ट इस पे पढ़ी है आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट उन्होंने दी है कि इट इज अगेंस्ट द दिस फिस्कल प्रूडेंस, राइट। ये कोई ठीक प्रैक्टिस नहीं है। तो फ्रीबीज जो भी होगी आपकी सब्सिडीज होगी, ये ऑलरेडी हम इतनी सब दे रहे हैं, तो उसके बाद भी आप फार्म वेवर करेंगे तो दैट विल अगेन अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस। उसके बाद डोमिनो इफेक्ट देखिए, अगर एक स्टेट में दिया है तो दूसरी स्टेट के लोग भी डिमांड करेंगे। पहले मध्य प्रदेश में दिया था, उसके बाद कर्नाटका के लोगों ने डिमांड किया और उस टाइम पे देनी पड़ी। सो कंपटीशन इन स्टेट्स टू वेव ऑफ फार्म लोन्स। उसके बाद लोन वेवर सेट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंस। कैसे? जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर पैसा पे करता है कि उसको बाद में सर्विसेज मिले, इन टर्म्स ऑफ रोड की डेवलपमेंट हो, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज उनके बच्चों के लिए अच्छी हो, वो इसलिए टैक्स देता है। ना कि आप सिर्फ फार्म वेवर करें, उसमें पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज के लिए खर्च करें। ये सब इन सब चीजों के लिए टैक्स पेयर पैसा नहीं देता है। तो ये डिस्करेज करेगा टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर को डिस्करेज करेगा तो नेक्स्ट टाइम टैक्स पेयर विल नॉट पे। और नहीं पे करेगा तो काफी जो चीजें हैं हमने देखा है वो बचने की कोशिश करेगा उससे। तो वो ब्लैक मनी और इस तरह के केसेस शुरू हो जाते हैं हमारे। सो एनकरेज अदर कस्टमर्स टू डिफॉल्ट आल्सो। तो क्रेडिट डिसिप्लिन जो होता है हमारा, कि ये तो देख रहे हैं कि फार्मर्स का माफ कर दिया और कोई और कॉर्पोरेट क्लास का लोग था जैसे, और या फिर कोई एमएसएमई इंडस्ट्रीज उन्होंने डाली थी, तो वो भी चाहते हैं कि हमारा भी फार्म वेवर हो। तो दिस इज ऑल्सो एनकरेज द कस्टमर टू डिफॉल्ट and disturb the credit discipline and give rise to NPS and 12 balance sheet problem। ये सब होगी प्रॉब्लम, राइट। इसके बाद हम आते हैं सॉल्यूशन पे, क्योंकि मेजरली आप टॉपिक में देखेंगे उन्हें क्या चाहिए। मेजर इस टॉपिक की अंडरलाइन थीम क्या है, अंडरलाइन डिमांड क्या है, एक स्ट्रेटेजी चेंज नीडेड। तो इसमें अगर हम बैलेंस की बात करूं, आपकी सॉल्यूशन साइड इसमें 60% रहेगी, आपकी प्रॉब्लम साइड रहेगी सिर्फ 40%, राइट। तो 60% आपको उसमें सॉल्यूशन की बात करनी है, अ स्ट्रेटेजी चेंज नीडेड। स्ट्रेटेजी चेंज वही है कि आपको सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, इनोवेटिव फार्मिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सागर ने बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, यही आपको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ये तो है नहीं इसका मतलब कि फार्म वेवर्स, आपको पता है प्रॉब्लम, आपको पता चल गई फार्म वेवर क्यों करते हैं, ड्यू टू दिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड सिस्टम इज देयर, पुअर मॉनसून, नेचुरल कैलेमिटी, राइट। ये सब चीजों से, तो इन सब चीजों को हमें ठीक करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, सस्टेनेबल फार्मिंग, इनोवेटिव फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यही चीजें हैं जो इन चीजों से डील कर सकेंगे। प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली, सॉल्यूशन ये है। इसका सॉल्यूशन एग्रीकल्चर का सेम ही रहता है, कहीं पे देख लीजिए आप, सिर्फ एक एग्रीकल्चर है जिसका अब हर एक प्रॉब्लम में वही सॉल्यूशन डाल सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, सुटेबल क्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं जिससे क्रॉप फेलियर ना हो और आप फार्म वेवर की डिमांड ना करे। लॉन्ग टर्म विजन के लिए 3 फॉर्म्स लॉ लेके आई थी गवर्नमेंट, राइट, वो ड्रॉप करने पड़ गए। लेकिन सेटअप ऑफ न्यू एग्रो फूड इंडस्ट्रीज, सेल्फ रिलायंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, रिडक्शन इन इनपुट कॉस्ट, दिस इज द वे। और राइट, लैंड पूलिंग एंड रिसोर्स पूलिंग, उसके बाद बेटर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज एंड लैंड रिफॉर्म एंड लैंड लीजिंग एक्ट। कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके पास कोई और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई ऐड करना चाह रहा है कि या ये कर सकते हैं हम, एनीथिंग? ओके,
सर ये प्रॉब्लम में ये ऐड कर सकते हैं यस। जैसे कि फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स नहीं मिलता, उसके लिए और एक चैलेंज है ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स। ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स, राइट। हाँ, ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स। देखिए जो आप इतनी आसानी से ये जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिलता है, ये मैं बहुत खुश हूँ कि आप इन जो वर्ड्स का आपको मीनिंग पता है एटलीस्ट। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो यही जो मीनिंग है, ये कीवर्ड्स है। अगर आप ये कीवर्ड्स भी लिख के आ गए, मतलब इस तरह से कीवर्ड्स आपने ऐसे में यूज कर लिया और उनको हाईलाइट कर दिया, तो एग्जामिनर इतना खुश होगा, क्योंकि सभी ये नहीं लिख पाते। काफी लोगों को तो क्लियर ही नहीं हो पाता इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या है, ये सब इनोवेटिव फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये कीवर्ड्स हैं। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस। ये कीवर्ड्स आपको अपने एग्रीकल्चर का जो टॉपिक आएगा ये लिखने हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अगर इसको सपोर्ट करने के लिए कोई रिपोर्ट है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है सस्टेनेबल फार्मिंग को लेकर, या फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट है, उसके बाद FAO की रिपोर्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अगर आप अपनी स्टेटमेंट्स या फिर कोई डायमेंशन जो आप इससे रिलेटेड लिखते हैं साथ में इस रिपोर्ट्स को कोट कर देंगे, तो आपके मार्क्स 60% आएंगे उसमें। उस मतलब आउट ऑफ 20 यू विल गेट द 60 to 65% मार्क्स। और 80% मार्क्स किसी को नहीं मिलते हैं कोई भी टॉपिक में। 80% नहीं देता, क्योंकि यूपीएससी का आप एवरेज जो फाइनल स्कोर भी देखते हैं उसमें 50% वाला तो टॉपर बन जाता है सिविल सर्विसेज में, अगर किसी के 50% मार्क्स आते हैं। तो इन दिस वे मार्किंग भी आपकी ऐसे ही होती है कि आपको एवरेज ही रखे। तो यही हमारी जो कोशिश रहती है, यही रहती है कि हम अभी जैसे विदाउट प्रैक्टिस, आज आप भी लिखेंगे एग्रीकल्चर, आज आपसे मैं टेस्ट ले लूं तो आप 40 या फिर 50% अभी भी स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 20, मतलब 10 मार्क्स आप ले सकते हैं। लेकिन जो आपकी असली लड़ाई है वो है 2 मार्क्स की, आपको 10 से 12 करने हैं। 12 मैक्सिमम, रेयर टू रेयर केसेस में यूपीएससी 13 दे देता होगा, बट इससे ज्यादा स्कोर नहीं आता। तो ये सोच के चलिए ही मत कि किसी के 14 या 15, 16, 17 भी आते होंगे, नहीं आते किसी के। मैक्सिमम 9.5, 10, 11, 12, एवरेज स्कोर की बात करूं तो 8 नंबर आते हैं। टॉपर्स के आते हैं 12-12 नंबर, 10-10, 12 नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन पूछिए उसके बाद कोई और। सर इसमें हम्म, जीएम क्रॉप का वो इनपुट कर सकते हैं। हाँ, जीएम क्रॉप का, जैसे फार्म वेयर। ठीक है, आप इसमें करना चाहते हैं कि फार्म वेवर जैसी जो प्रॉब्लम है वो मैं खत्म कर सकता हूँ। एक स्ट्रेटजी चाहिए मुझे उसके लिए। आपको आपकी कोशिश है कि जीएम क्रॉप में यूज करूं, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड आप क्रॉप यूज करेंगे जो ड्रोट रेजिलिएंट होगी, जहां पे उसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है, और दूसरा फर्टिलाइजर्स की भी उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इस तरह से फार्म वेवर जैसे सिचुएशन को आप खत्म कर सकते हैं कि डिस्ट्रेस में नहीं आए वो लोग, वो डिमांड नहीं करे फार्म वेवर्स की, राइट। यस, पॉजिटिव अप्रोच है आपकी। और पूछिए कोई क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। 1 घंटा हो गया है हमारा। सर एक्चुअली आज सर थोड़ा हेल्थ इशू है तो इस वजह से मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया। नो इशू, सर क्या इसका रिकॉर्डिंग सेशन सर मिल जाएगा? मिल जाएगा आपको, नो कोई इशू नहीं। ओके ओके सर। ओके, देखिए मैं क्लास को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको पढ़ना भी होगा और कुछ भी। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ लीजिए अपने, जिसके भी जो रिगार्डिंग एग्रीकल्चर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए। और देखो मेरी तरफ से मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया। अगर कोई मीटिंग लीव करना चाहता है तो ही और शी कैन गो। ओके ओके, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एनीबॉडी? सागर पूछ रहा है। अमन भैया, यस यस मा। हाँ, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम्म, ये जितने भी पास टॉपिक्स है, ये समझ में आ रहा है कि घुमा फिरा के यूपीएससी वही इन्हीं पूछ। को किसी हालत में रिफ्रेश करके या फिर हम्म, री अरेंज करके इन्हीं को यस पूछ रहा है घुमा यस। घुमा के। कंटेंट लगभग सेम ही रहेगा। तो आपने ये जो मतलब ये आर्टिकल्स जो प्रोवाइड किए हैं और जो मॉडल आंसर्स जो दे रहे हैं, तो उन्हीं से मैं सोच रहा हूँ नोट्स बना के, फर्रे बना के उन्हीं से हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका तो यही रहेगा, सबसे बेटर तरीका तो यही रहेगा, रादर देन आप एक बुक पढ़े 200 पेजों की, क्योंकि उसके बाद भी आपको नोट्स ही बनाने हैं। वही चीजें आपको नोट्स बनानी है, तो मैं ऑलरेडी आपको नोट्स दे ही रहा हूँ, वही चीजों की नोट्स हैं। और इसमें बहुत मेहनत लगी है कि वो चीज को मतलब एक छोटे पेज में या फिर एक कंसाइज करना, पूरी प्रॉब्लम को कंसाइज करना, और उसमें से भी आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि ये चीज मैं यूज कर सकता हूँ। तो एग्रीकल्चर के लिए मैं एटलीस्ट ये बोल सकता हूँ, आप
जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, जो न्यूज की कटिंग्स, वैल्यू एडिशन और जो मॉडल आंसर्स है वो यूज कर लीजिए, आपका एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आई गारंटी। क्योंकि घुमा फिरा के वही थीम्स हैं, और इतना आपके पास डेटा होने के बाद दुनिया में कोई भी एग्रीकल्चर पे टॉपिक हो या वो रशिया की भी प्रॉब्लम हो ना, आप इस डेटा से यूज कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए किस तरह से मुझे यूज करना है, राइट। किसी भी देश की, किसी देश की, सबकी सिमिलर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, ऐसा कुछ नहीं है। बट टू सम एक्सटेंट किसी कंट्री में जैसे मैकेनाइजेशन ज्यादा है तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि आप यही टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को प्रिपेयर करने का एक ये आपको बेनिफिट हो सकता है, यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन जो आपको चाहिए, कि इसी डायरेक्शन में मुझे सोचना है। कई बार क्या होता है, आप डाइवर्ट कर जाते हैं, कुछ और चीजें भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी जो थिंकिंग जो एक डायरेक्शन में होनी चाहिए थी वो आप डाइग्रेस कर जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर इज द की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की टू क्रैक सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन, स्पेशली द पेपर 2। पेपर 2 के लिए, क्योंकि देर पेपर 2 इज अ बॉटमलेस सी, कुछ नहीं, मतलब कितना ही अंदर जाते जाओ इसके, देर इज नो लिमिट। इतने सोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, लिमिट नहीं है। लेकिन आपको कुछ एक लाइट हाउस चाहिए ना, जिसको देख के मैं तैयारी कर सकूं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द लाइट हाउस, उसको देख के ही तैयारी कीजिए। कुछ एक चीजें आपकी छूट जाएंगी, मैं मानता हूं, अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही स्टिक रहेंगे, मे बी समथिंग कुछ छूट जाए आपसे। बट इन द एंड जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में हेल्प करने वाले हैं वो यही है कि कुछ कंक्रीट कोर आप एटलीस्ट तैयार करके जाएं, कुछ कोर आप बिल्ड कर लें। कि कोर का मतलब है इस एरिया में मैं कॉन्फिडेंट हूं, मतलब इतना डेटा मैं इकट्ठा करके जा रहा हूं, कैसे ना कैसे करके मैं एग्जाम में यूज कर लूंगा। तो कोर बिल्डअप कीजिए, बाकी जो सुपरफ्लुअस चीजें हैं वो आप कोर से अटैच करते रहिए ना। तो मेजर चीजें हैं, मेजर कोर आपको पकड़ के रखनी है हर एक चीज की, विमेन इशू, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। ये चीजें आपको एज अ कोर डेवलप करनी है। इनसे रिलेटेड रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, इनसे रिलेटेड आपको फैक्ट तैयार करने हैं, मेजर चैलेंजेस क्या है, राइट, ये सब तैयार करिए। उसके बाद जो सुपरफ्लुअस चीजें हैं, ब्यूटिफिकेशन है, वो सब बाद में हो जाएगी। सर मैं सुमाव भैया से मतलब हम्म, एग्री करता हूँ, वो जो बोले हम्म, बहुत सही बोले सर। ये हम्म, मेन प्रॉब्लम है, जैसे कि क्या प्रॉब्लम है कि रोज नया आर्टिकल पढ़ रहा हूँ ना, तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सर हम्म, मतलब जैसा मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। हम्म, आपने देखा भी होगा, मैं आपसे बहुत सारे मतलब आर्टिकल भेजता हूँ कि सर इसमें क्या पुट करें मुझे। हम्म, अगर सर अगर इतना अगर जैसे हो जाता कि कोई ऐसा दो तीन पेज ऐसा मिल जाता कि हाँ उसको मैं याद करके उसको इतना लर्न कर लूं कि हाँ मैं एटलीस्ट, क्योंकि सर टॉपिक देख रहे हैं मैं भी काफी दिन से, जैसे एग्रीकल्चर मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने खत्म किया, तो एग्रीकल्चर में मैंने 3-4 टॉपिक देखा। तो अगर सर उनका एक तरीके से समरी अगर निकाला जाए तो वो चीज ज्यादा फोकस किस पे कर रहा है, सस्टेनेबल फार्मिंग पे फोकस कर रहा है, हम्म, टेक्नोलॉजी फोकस कर हम्म, रहा है, एंड हम्म, सर वो फोकस कर रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उस पे कैसे हम ग्रो अप करें, हम्म, इंडिया का क्या इम्पैक्ट। तो सर यही चीज हमें नहीं समझ में आया, मतलब ऐसा कुछ टॉपिक मतलब ऐसा रहे कि हमारे पास की कंटेंट की एग्रीकल्चर पे आए तो हमको वो माइंड मैप रहे, क्योंकि सर टाइमिंग इतना कम है। अभी भी मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है कि आप जब भी ऐसे देते हैं वो ऐसे मैं इंस्टेंट जो सोचता हूँ अगर मैं वैसा लिखूं शायद मैं 4-5 नंबर भी ना पाऊं, अगर मैं तुरंत एग्जैक्ट वही लिख दूं तो जो मेरे दिमाग में आता है। मैं जब उसको माइंड मैप करता हूँ 10 से 15 मिनट सोचता हूँ हाँ ये कंटेंट वहां से यहाँ यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब इसको अरेंज करेंगे तब लिख पाते। सर ये टाइमिंग इशू भी काफी होगा अगर हम जैसे पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, माइंड मैप करेंगे, तो एक बार अगर टर्न अप कर लेंगे माइंड तो फिर उसके बाद वो लिखने में काफी आसान हो जाएगा सर। सुरेश, आई एम ग्लैड कि आप ये सब कर रहे हैं। मतलब लिखने से पहले आप 15 मिनट सोच रहे हैं। ये आप इस बार 15 सोच रहे हैं, अगली बार एग्रीकल्चर टॉपिक पे आप 15 नहीं सोचेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसमें आप अगली बार 10 मिनट सोचेंगे। एग्रीकल्चर का कोई भी टॉपिक आ गया, आपने एक बार 15 मिनट सोच लिया, 15 मिनट सोच लिया, तो 10 मिनट हो जाएगा। धीरे धीरे आप सोचते रहेंगे तो टाइम गैप रिड्यूस होता जाएगा, फिर वो 8 पे आ जाएगा, फिर 7 पे, क्योंकि आप चीजें आपको बार बार रिकॉल कर रहे हैं, वो चीजें आप रिकॉल कर रहे हैं। तो वो टाइम गैप कम हो जाएगा, और आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी एक चीज को लेके, कि मुझे इस टॉपिक से ऐसे डील करना है। तो एक आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट योर हाउ फास्ट यू कैन राइट, इट इज ऑल मेनली अबाउट हाउ फास्ट यू कैन थिंक। सोचने का जो आपको गैप है ना, जो मतलब एक इनर्शिया है, कि सबसे पहले आप ये डर रहे होते हैं कि इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूं, वो चीज आप मतलब इससे डील कर सकेंगे, एक अप्रोच आपकी डेवलप हो जाएगी ना। और उसके बाद बॉडी में क्या लिखे हैं, तो ये सब चीजें आप धीरे धीरे इससे डील कर लेंगे। और जैसे मैंने बोला है कि बार बार रिपीट होते हैं आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स,
वही चीज रिपीट हो रही है घुमा फिरा के, क्योंकि न्यूज़पेपर वालों को कुछ तो छापना होता है और नए नए ऑथर्स आते हैं उसमें, वो लिखते हैं। तो ठीक है, जो मैंने शेयर किया है उसमें फार्मर्स की मेजर प्रॉब्लम है, बट मैं ये नहीं कर रहा ये फाइनल है। फाइनल कुछ भी नहीं है। सीएपीएफ एग्जाम तक एग्रीकल्चर में और जितनी डेवलपमेंट होगी 7 अगस्त तक, वो मैं बाद में भी शेयर करूंगा, राइट। फॉर द टाइम बीइंग हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ, ये एटलीस्ट ये सोर्स में अभी तक पढ़ लूं, ऐसा कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि एंडलेस है सोर्स। तो फॉर द टाइम बीइंग ये बहुत है। एग्रीकल्चर, मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसे सोचा भी होगा कि एग्रीकल्चर मुझे प्रिपेयर करना है सीएपीएफ के लिए आज से पहले, मतलब एग्रीकल्चर के आप पढ़ रहे हैं। मैंने दिखाया आपको एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, नॉट ओनली इन सबसे ज्यादा दिस। फोकस सर, सबसे ज्यादा फोकस जो मैं सर हमारे भी जो रूममेट थे और सब लोग सोसाइटिकल मतलब जितने भी फ्रेंड हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी पे, रादर इंटरनल देन वो सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर पे। वो हाँ, वो ना एग्रीकल्चर ना सोसाइटी ना ये। और जब से सर मैं बैच ज्वाइन किया मुझे ये लगा कि हाँ, मतलब सोचने का ये समझ में आया कि टॉपिक को मतलब पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करो कि टॉपिक का क्या रहा है। हाँ, मैंने लगाओ सर अच्छे से अभी आप टाइम मेरा लगाओ। ऐसे, हाँ सर वो ऐसे जब से अभी भी मेरा ऐसे में ना मतलब एग्जैक्ट टॉपिक नहीं मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ लिखना क्या है। मतलब हाँ, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, नंबर में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन सर एग्जैक्ट अभी नहीं मतलब हो पा रहा है कि क्या। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर इंट्रोडक्शन में होती है कि रिपोर्ट डालें क्या लिखें। अगर इंट्रोडक्शन हो जाता है ना तो फिर पूरा हो जाता है। हो जाए इंट्रोडक्शन में मेनली आप करें। चलो इंट्रोडक्शन के लिए हम और भी काफी इंट्रोडक्शन फिर बात कर लेंगे, बट आई एम हैप्पी कि आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ये नहीं कि आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, एग्जामिनेशन में अब्रप्टली आप स्टार्ट कर देंगे तो कुछ नहीं आने वाला। आप यहाँ पे जितना ज्यादा अपने आप को ग्राइंड करेंगे, जितना तंग करेंगे अपना को, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा है वहां पे आपको आसानी होगी। तो बोलते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस टाइम द लेस यू ब्लीड इन पावर। तो यही आपको करना है। और सर एक टेंशन लगा रहता है कि जैसे टाइमिंग अब कम है, एक दिन जैसे जाता है ना, अरे यार एक दिन चला गया, एक दिन करे करे क्या, कितना टाइम गया क्या, सिंह डिस्टर्ब रहते हैं सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। ओके, ठीक है, तो वी वाइंड अप हियर, वाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट जो आपका टेस्ट। ओके, टेस्ट होने वाला है जो आपका जो मेरे ख्याल से 20 तारीख को है शायद टेस्ट आपका, तो उसके लिए प्रिपेयर कीजिए आप। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडियन इकोनॉमी, राइट। ओके, ओके गाइस, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।